आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुके हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि अब आजाद भारत के अपने कानून लागू हो गए हैं। श्रोताओं, इन नए कानूनों में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी संशोधन किए गए हैं, जिसमें समय पर न्याय प्रदान करने, पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून न्याय प्रणाली में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। श्रोताओं, आज की इस कड़ी में हम आपके साथ 3 नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व अधिकार होंगे सुनिश्चित विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय जी। प्रोफेसर मृत्युंजय जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। प्रोफेसर मृत्युंजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन 3 नए कानूनों को लागू करने का क्या उद्देश्य है और इससे न्याय प्रणाली में क्या बदलाव आएगा, और ये कानून पुराने कानूनों से किस प्रकार से अलग हैं? जैसा कि हम सबको पता है कि भारत सरकार ने, खास करके हमारे गृह मंत्री ने संसद में ये बोला था कि आज तक हमारा कानून अंग्रेजों का कानून रहा है जी। और अंग्रेजों का कानून का मतलब है कि उनका पर्पस था लोगों को सजा देना, लेकिन न्याय नहीं करना। और न्याय और सजा दोनों में 2 बातें हैं। सजा देने का मतलब नहीं है कि न्याय ही होगा। न्याय का एक होलिस्टिक मीनिंग है, जो भारतीय सभ्यता में न्याय का एक ब्रॉडर मीनिंग को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हमारे गृह मंत्री ने ये बात संसद में उन्होंने रखा था कि हम चाहते हैं कि हमारा नया कानून हमारे पुराने विरासत को फिर से जोड़े और अंग्रेजों ने जो कानून हम पे थोपा था उससे हमें आजाद करे और हमें एक नए भारत के संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक विकसित भारत का, उसको साकार किया जा सके। डॉक्टर मृत्युंजय जी, 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक सुलभ, जवाबदेह, भरोसेमंद और न्याय प्रेरित बनाने का एक प्रयास है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन 3 नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों का विशेष उल्लेख किया गया है। इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से जानकारी दें। जी। इससे पहले जो हमारी भारतीय दंड संहिता थी उसमें बच्चों के लिए अलग से कोई चैप्टर नहीं रखा गया था जिसमें उनसे रिलेटेड अपराधों का जिक्र किया जा सके और सजा का प्रावधान दिया जा सके। लेकिन इस बार हमारे भारतीय न्याय संहिता में 5वां अध्याय है, उसमें महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और अपराध और बच्चों के साथ होने वाले अपराध को एक साथ रखा गया है। और पर्पस इसका इसलिए ऐसा है कि सदियों से महिलाओं और बच्चों को हमने वो आजादी नहीं दी कि वो खुल करके अपने जीवन को जी सके, और उन पे हो रहे अत्याचारों को हमने सहा और उनके साथ न्याय नहीं किया। और इस विरासत को फिर से ठीक करने के लिए ये बहुत ही जरूरी था कि हम उन्हें उनके सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दें। और इसलिए भारत सरकार ने और हमारे संसद ने खास करके अध्याय 5वां इसमें जोड़ा, जिसमें महिलाओं के खिलाफ एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले तमाम अपराधों को एक नए तरीके से उसको डील किया जा सके। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐतिहासिक कदम है हमारी संसद के द्वारा। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम सबको मालूम है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी होते हैं। इसी के चलते सरकार ने नए कानूनों में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा है। इनमें किस तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं और इसे आप किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात कि बच्चों को लेकर के हमारे नए भारतीय न्याय संहिता में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है क्लॉज 2(3) में, और उसमें क्लियरली कहता
होता है कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 उससे नीचे हो वो चाइल्ड माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता में। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है, खास करके जुवेनाइल लॉ के तहत, क्योंकि अगर ये इनकंसिस्टेंसी बनी रहेगी हमारे न्याय संहिता में और जुवेनाइल लॉ में तो कहीं न कहीं वो हमारे न्याय प्रणाली को थोड़ा परेशान कर सकता है। इसको ध्यान में रख करके भारत सरकार ने और हमारी संसद ने खास करके एक समान रूप से 18 साल फिक्स किया गया है चाइल्ड की उम्र को हमारे नए संहिता में। जी। एक तो ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है, और दूसरा कि बच्चों को लेकर के अलग से जो अध्याय जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में, वो अध्याय काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा सवाल रहा है खास करके महिला और बच्चों के अधिकार के बीच में कि क्या महिला का ये अधिकार हो सकता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और उसमें एक अनबॉर्न चाइल्ड का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। और इसलिए जो लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं वो लोग कहते हैं कि ये अधिकार महिला का होना चाहिए डिसाइड करने का कि वो प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन चाहती है या नहीं चाहती। अगर कंसेंट से उन्होंने किया है तो वो जायज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अनबॉर्न चाइल्ड के भी इंटरेस्ट को देखें तो कहीं न कहीं एक बैलेंस बनाने की जरूरत रही है, और हमारा नया कानून एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है कि एक तरफ एक महिला का जीवन भी जरूरी है, उनका स्वतंत्रता भी जरूरी है, दूसरी तरफ बच्चों का अधिकार और खास करके जो बच्चा जो अभी अनबॉर्न है उसका भी एक अधिकार है जीवन जीने का, जो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में आता है। और इस प्रकार से हमारी संहिता ने दोनों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, और एक उम्र तक, एक 24 वीक तक अगर प्रेगनेंसी पॉसिबल है उस केस में, जबकि महिला का जीवन खतरे में है और तो उस केस में वो पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड केसेज में हो सकता है। और इसलिए भारत में हम अभी भी ये आज़ादी पूरी तरह से महिलाओं को नहीं देते कि वो प्रेगनेंसी का उनका एक अधिकार है। लेकिन हमारे नए कानून ने उसको एक पनिशेबल ऑफेंस माना है, 3 साल तक की सजा की बात की है। प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करते हैं, भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं, तो वो भी एक उसके लिए सजा का प्रावधान हमारे लॉ में किया गया है। जी मृत्युंजय जी, इस बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चों से ढाबों, दुकानों और घरों तक में थोड़े से पैसों के लालच में या फिर डरा धमका कर भी गैर कानूनी रूप से काम करवाया जाता है, और ये बड़े संगठित तरीके से किया जाता है, जिसमें अधिकतर अभिभावक भी शामिल होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छोटे मोटे अपराध जिन्हें बच्चों के माध्यम से संगठित रूप से अंजाम दिया जाता है, इन अपराधों को किस तरह की श्रेणी में रखा गया है और किस तरह की सजा का प्रावधान इनमें किया गया है? जी, जैसा कि हमें पता है कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 क्लॉज 95 में इस तरह के अपराधों के बारे में जिक्र किया गया है। हम सबको अक्सर पता होता है कि कई बार रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे बच्चे भीख मांग रहे हैं, कई बार बच्चे चोरी करते पाए जाते हैं, और कई बार बहुत सारे छोटे छोटे अपराध बच्चों से करवाया जाता है। कस्बों में, ढाबों में आप पाएंगे कि बच्चों से छोटे छोटे अपराध कराया जाता है। तो बच्चों को तो पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और उनसे करवाया जाता है इस तरह के अपराध, और वो मजबूरी में करते हैं क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पुअर फैमिली से आते हैं और उनके माँ बाप उनको शिक्षा नहीं दे सकते। तो ऐसे बच्चे को जानबूझ करके अपराध में ढकेला जाता है, और हमारे क्रिमिनल फिलॉसफी में कहा जाता है कि एक बार बच्चा अपराध सीख गया तो फिर दोबारा वो जिंदगी भर वो अपराध करेगा, अपराधी बन के रह जाएगा। और उस उम्र में जब वो कच्चे घड़े जैसे होते हैं, उनको इस तरह के अपराध में ढकेलना एक बहुत ही जघन्य अपराध है। और इस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके जानबूझ करके इस तरह का प्रोविजन रखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में पाया जाता है कि किसी बच्चे को अपराध में संलिप्त करवाए, तो उसको मिनिमम 3 साल की सजा तो होगी ही होगी, और बल्कि कई केसेज में उनको उसी प्रकार से सजावार माना जाएगा मानो उसने खुद अपराध किया हो। लेकिन कई ऐसे केसेज हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे भूखे हैं और छोटे मोटे अपराध कर लिया है, छोटे मोटे अपराध उनसे करवाया गया है, जैसे कि ब्रेड चोरी कर लेना और फ्रूट्स चोरी कर लेना, छोटे मोटे अपराध अगर करवाए गए उन बच्चों से, वैसे केसेज में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है। और ये एक बहुत ही यूनिक कदम है हमारे भारतीय संसद के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा कि पहली बार सामुदायिक सेवा जैसे पनिशमेंट की बात की है। और इससे होगा क्या कि लोग जो इस तरह के अपराध, छोटे मोटे अपराध खास करके करवा रहे हैं, तो वैसे केसेज में उनको उनमें सुधार लाने के लिए समाज में उनको लाना बहुत जरूरी है, जिसको आजकल हम कहते हैं कि रेस्टोरेटिव जस्टिस का एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है।
तो उसमें कहा गया है कि जब आप लोगों के बीच में होंगे तो आपको पता चलेगा, उनसे जब जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलत किया है। तो एक तरह से इंटीग्रेशन होगा उन लोगों को। सिर्फ सजा देना काफी नहीं है, उनको ये रियलाइज करवाना भी जरूरी है कि उन्होंने अपराध किया है और उसके बदले में उनको सामुदायिक समाज सेवा करने की भी जरूरत है। तो ये भारतीय न्याय संहिता का एक ऐतिहासिक कदम है जो कि आज तक कॉलोनियल इतिहास में हो या हमारे संसद ने भी आज तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया था। भारतीय न्याय संहिता का सबसे यूनिक फीचर हम कह सकते हैं कि एक तरह का जो सामुदायिक सजा का प्रावधान किया है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के प्रति अपराधों का एक और पहलू भी है कि समाज में कुछ विकृत मानसिकता वाले असामाजिक तत्व भी होते हैं जो बाल यौन शोषण में संलिप्त होते हैं। तो ऐसे अपराधों को लेकर नए कानूनों में किस तरह की सजा और न्याय का निर्धारण किया गया है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब अगर हम लोग नए कानून को देखें तो क्लॉज 64 से लेकर के 71 तक हम पाएंगे इस तरह के अपराधों का जिक्र किया गया है और उसके सजा का जिक्र किया गया है। तो इसमें 3 तरह के उम्र के बारे में निर्धारण किया गया है। एक 12 साल या उससे कम की नाबालिग लड़की, दूसरा 12 से 16 का है, और तीसरा एक तो अगर वाइफ के साथ है वो 18 का फिक्स किया गया है, और गैंग रेप के केस में भी है और उसमें 18 साल का उम्र की बात भी की गई है। तो सबसे पहले एक 12 साल या उससे नीचे की अगर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होता है तो उसमें मृत्युदंड तक की सजा है भारतीय न्याय संहिता में, और जो कि बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक लोगों के दिमाग में ये डर न पैदा हो कि उनको मृत्युदंड दिया जा सकता है, वो इतना जघन्य अपराध करने से नहीं रुकेंगे। और इसलिए ये एक तरह से डेटरेंस क्रिएट करने के लिए उनके दिमाग में मृत्युदंड की सजा दी गई है 12 साल या उससे कम के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के केस में। और दूसरी तरफ अगर वो उम्र 16 साल से नीचे का है तो उस केस में ये कहा गया है कि सजा 20 साल तक हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। तीसरा जो कैटेगरी बनाया गया है वो है कि अगर किसी भी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 18 साल या उससे कम है और उसके साथ गैंग रेप होता है, उस केस में भी मृत्युदंड का प्रावधान है हमारे नए कानून में। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं भारतीय संसद ने उस संवेदना को समझा है और हमारी महिलाओं, खास करके नाबालिग महिलाओं की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है हमारा नया कानून। जी प्रोफेसर साहब, इसी का दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार देखा जाता है कि दुष्कर्म या यौन अपराध में नाबालिग भी शामिल होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस नाबालिग अपराधी के लिए किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था इन नए कानूनों में है? जी, इस सवाल को समझने के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ जुवेनाइल जस्टिस का जो कानून है उसके साथ मिलाकर के देखना होगा। और खास करके भारतीय संसद ने नया अमेंडमेंट करके खास करके निर्भया के केस के बाद इसको इस्टेब्लिश किया था। जब भी कोई नाबालिग अगर ऐसे यौन अपराध में शामिल है और अगर वो जानता है कि जो कर रहा है उसका क्या नेचर है, उसका क्या कंसिक्वेंस है, अगर उसकी ग्रेविटी को वो समझता है तो वैसे केसेस में उसे नाबालिग के रूप में ट्रीट करना हमारे न्यायिक प्रणाली के लिए सही नहीं होगा। तो वैसे केसेस में उन्हें एक आम वयस्क के रूप में ट्रीट कर सकता है हमारा न्याय प्रणाली और उनको उसी तरह से ट्रायल से गुजरना होगा। खास करके कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे 16 से 18 के बीच में अगर कोई बच्चा, कोई नाबालिग है और उसने यौन दुष्कर्म किया है तो अगर वो उसके नेचर को समझता है अपने, तो उस केस में उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि किसी एक वयस्क को किया जाता है। लेकिन अगर वो नेचर को नहीं समझता है तो उस केसेस में उसे जुवेनाइल जस्टिस लॉ के तहत ही ट्रीट किया जाएगा और उसे सुधार गृह में भेजा जाएगा। लेकिन अगर वो समझता है तो वैसे केसेस में उसे ट्रायल से गुजरना होगा और उसे एक आम वयस्क के रूप में ट्रीट किया जाएगा। मृत्युंजय जी, ये तो हुई बच्चों की बात। अब मैं आपसे महिलाओं के प्रति होने वाले आपराधिक मामलों के बारे में जानना चाहूंगी कि किस प्रकार के प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा व उनके प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में इन आजाद भारत के नए कानूनों में की गई है। जी, जैसा कि बात किया हमने कि महिलाओं को लेकर के जो हमारा चैप्टर 5 है उसमें बाल, बच्चे और महिलाएं सबको उसमें शामिल किया गया है जी। और उस अध्याय में ही उनसे रिलेटेड खास करके यौन दुष्कर्म से लेकर के उनके विवाह को लेकर के भी कोई ऐसा अपराध है तो उसे भी शामिल किया गया है जी। और उनमें से 2 इम्पोर्टेंट अपराधों के बारे में बात करूंगा। उनमें से एक है दहेज उत्पीड़न और हत्या। और हम सबको पता है कि भारत में एक लंबे समय से कुप्रथा रही है और
दहेज उत्पीड़न और हत्या को लेकर के हमारे आईपीसी में भी प्रावधान था और उसको हमने फर्दर इसमें रिटेन किया है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। और हमारा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 क्लॉज 80 कहता है कि अगर दहेज उत्पीड़न के कारण किसी महिला की हत्या होती है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा है। और उसको ध्यान में रख करके एक डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के क्लॉज 85 और 86 भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है। और हमें पता है कि खास करके शादी के 7 साल के अंदर अगर दहेज की मांग होती है और उत्पीड़न होता है महिला के साथ, तो वैसे केसेस में अगर महिला को विक्टिम बनाया जाता है, महिला के साथ अत्याचार होता है, क्रुएल्टी होता है, तो उनका प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। लेकिन उसमें से कुछ बदलाव आने वाले समय में करने की भी जरूरत होगी, जैसे क्रुएल्टी का जो मीनिंग है उसमें को ब्रॉडर करने की भी जरूरत है और कई ऐसे यौन अपराध भी उनके साथ होते हैं उसको भी उसमें शामिल कर सकते हैं। एक तो वो एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा है कि रेप को लेकर के हमने पहले भी डिस्कस किया, काफी सख्त कानून है। और निर्भया के केस के बाद जब JS वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद कई सारे बदलाव आए थे हमारे कानून में, तो उन सारे बदलाव को भी हमारा भारतीय न्याय संहिता ने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरह के प्रावधान लाए गए थे JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट के बाद 2013 में हमारे क्रिमिनल लॉ में। तो वो सारे प्रावधान को फिर से लाया गया है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। और अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी हो रही है या फिर उनके मॉडेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है और सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और सेक्सुअल हरासमेंट के वर्ड्स को काफी ब्रॉडर रखा गया है, तो उससे एक उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे भारतीय न्याय संहिता ने उन सारे प्रावधान को जो कि भारतीय संसद ने 2013 में लाया था उसको रिटेन किया है। और साथ साथ जितने भी दुष्कर्म से जो जुड़े हुए अपराध हैं उसमें सख्त सजा देने की बात की है। तो एक तरह से विवाह के खिलाफ होने वाले अपराध जिनमें हमने दहेज उत्पीड़न और हत्या और डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड अपराध और साथ साथ दुष्कर्म और तमाम ऑफेंसेस जिसको सेक्सुअल ऑफेंसेस कहते हैं, सबको हमारे भारतीय न्याय संहिता ने उचित जगह दी है। जी प्रोफेसर साहब, जैसा कि पुराने कानूनों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में विशेष व्यवस्था की गई थी और पुराने कानूनों में 498A धारा की व्यवस्था इस प्रकार के अपराधों के लिए की गई थी और इसके दुरुपयोग पर भी बहस होती रही, लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि इस तरह के जो कुप्रथा थी दहेज वाली या घरेलू हिंसा की, तो इसके बारे में नए प्रावधान जोड़े गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यदि कोई महिला इस तरह की घटनाओं की शिकार होती है या पीड़ित होती है तो इसके लिए नए कानून में किस तरह के प्रावधान हैं? जी, तो नए कानून में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के हमारे पास क्लॉज 85-86 है जिसमें डिफाइन करता है कि आखिर वो कौन कौन से अपराध आएंगे जिसको हम कह सकते हैं घरेलू हिंसा के दायरे में हम ला सकते हैं और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है क्लॉज 85 और 86, 85 और 86। और दहेज उत्पीड़न और हत्या को लेकर के भी क्लॉज जो 80 है वो क्लियरली कहता है कि ये एक अपराध है और उसके लिए कड़ा से कड़ा सजा देने की बात की गई है। ये दो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता में जो इन सारे मामलों को देख रहा है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आज तक हम सब ने ये माना है कि महिलाएं अक्सर इस तरह के कानून का दुरुपयोग करती है जी। और ये एक मिथ है जो इस्टेब्लिश किया है। सच्चाई ये है कि खास करके जो वायलेंस एक ऐसी चीज है, कई बार महिलाएं उसको छिपा ले जाती है जी। और अपने परिजनों को भी नहीं बताती है, सामने नहीं आना चाहती है, अपनी पहचान छुपा देती है जी। तो वो आखिर कैसे एक पुलिस वाले के सामने जा करके वो बताएगी उन अपराधों के बारे में, उन परिजनों के बारे में जो उनके घर से जुड़े हुए हैं, अपने पति के बारे में। और भारत में महिलाओं को बोलना आज भी बहुत हद तक गांव में एक डिकोरम में माना जाता है कि वो बड़े लोगों के सामने बात नहीं करती हैं जी। तो ऐसे कल्चर में कई बार एक साइलेंस छिपा होता है जी। कि वो बोल नहीं पाती है, व्यक्त नहीं कर पाती अपने बातों को। ऐसे कल्चर में कैसे हम इन कानून को इफेक्टिव बना सकते, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जी। कि प्रावधान तो है, तो इसलिए भारतीय सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम ने इसको काफी इफेक्टिव बनाने की कोशिश की है कि जब कोई महिला किसी पुलिस वाले के सामने
सामने इस तरह के अपराधों के बारे में बताती हैं, तो पुलिस वाले के पास एक दायित्व है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे जी। और अगर वो पाता है कि नहीं इस बात में कुछ सच्चाई है तो पुलिस वाला उस पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपर्ट हमारे भारत में आज हैं जो मानते हैं कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग हुआ है, तो वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है जी। अगर हमें देखा जाए तो बड़े लेवल पे अगर आप देखें तो ये इस तरह के कानून को रिपोर्टिंग बहुत कम हुई है और रिपोर्टिंग कम होने के कारण ये इफेक्टिव कम रहा है। तो हमारा नया कानून इस बात पे जोर देता है कि इन अपराधों को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग किया जा सके। रिपोर्टिंग तभी हो पाएगा जब महिलाएं जागरूक हों अपने अधिकारों को लेकर के, कानून को लेकर के। और आप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उन महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर आपका अधिकार क्या है और आपका कर्तव्य भी क्या है। तो उनका अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार से सुनिश्चित होगा कि वो इस बात से अवेयर होंगी कि अगर उनके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है या दहेज की मांग हो रही है और उनके शादी के 7 साल के अंदर अगर कोई उनसे परिजन और उनके पति उनसे इस तरह की चीजों की मांग कर रहे हैं, तो उस महिला का ये पहला तो दायित्व बनता है कि उनको ये बताएं कि ऐसा कानून है और इसमें आपको सजा का प्रावधान हो सकता है। अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो ऐसे केसेज में उनके पास ये ऑप्शन है कि वो पुलिस वाले से शिकायत कर सकती है। पुलिस वाले इस पे छानबीन करके एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और जिसमें इनके कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि पूरे न्याय प्रणाली को हम इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। जी जी। तो जैसा कि अभी आपने बताया, महिलाओं के प्रति यौन अपराध, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो पहचान छुपाकर या बहला फुसलाकर भी इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी आप श्रोताओं के साथ साझा करें। जी जी। हमारे कानून में एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति विवाह का झांसा दे करके किसी के साथ दुष्कर्म करता है जी। और उस केसेज में भी सजा का प्रावधान किया गया है 10 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है वैसे केसेज में कि विवाह का एक प्रलोभन दे करके अगर दुष्कर्म करता है तो वो भी एक अपराध है हमारे भारतीय न्याय संहिता में। और उसके लिए आप पाएंगे कि क्लॉज 69 और उसके आसपास ये सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें इसको अपराध माना गया है। दूसरा, अपराध का जो डिफिनीशन है, दुष्कर्म का जो डिफिनीशन है, उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव आया है। वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में कहा गया था, खास करके अपनी पत्नी के मामले में, कि एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया था पुराने कानून में कि अगर अपनी पत्नी का मामला है, उसमें जो कंसेंट का जो क्वेश्चन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल कर दिया था। उस निर्णय का नाम था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ भी अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है और अगर वो उम्र 18 साल से नीचे का है तो वो दुष्कर्म माना जाएगा। इस बात को इस्टेब्लिश किया था। लेकिन पुराने कानून में जो मैकॉले के जमाने से चला रहा था उसमें ये 18 साल का उम्र का प्रावधान नहीं था, तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल कर दिया था। तो इसको ध्यान में रख करके हमारे संसद ने भारतीय न्याय संहिता में ये प्रावधान को रखा है एक्सेप्शन के रूप में कि 18 साल से नीचे की उम्र के अगर कोई पत्नी है और शादी होती है और अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो वो भी दुष्कर्म के डिफिनीशन में आएगा। तो एक इम्पोर्टेंट कदम है। एक बाल विवाह को भी भारत में काफी बल मिला है, तो हमारी सभ्यता में रहा है। तो कहीं न कहीं इस तरह के कानून अगर इफेक्टिव रूप से इम्प्लीमेंट होंगे तो वो भी एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। जी, एक और सवाल है डॉक्टर साहब कि नए आपराधिक कानूनों के मुताबिक अब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पीड़ित को शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन जाने की पारंपरिक आवश्यकता को ई-एफआईआर दर्ज करवाने के प्रावधान से बदल दिया गया है। इसके अलावा केवल अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने की पहले की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब पीड़ित महिलाएं देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी जी, एक ऐतिहासिक कदम है और इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कानून के बारे में बोला है कि न सिर्फ ये एम्पैथी ड्रिवन है बल्कि ये रेलेवेंट भी है।
जी। जब वो रेलेवेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आज के समय के मुताबिक हमारे कानून को ढाला गया है। जी। और आज का समय है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज, सूचना का समय है। जी। तो ऐसे समय में किस तरह से हम आईटी को यूज कर सकते हैं, किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा न्याय प्रणाली काफी प्रभावशाली हो। और इसीलिए एक्सेस टू जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम सब बात करते हैं। ये एक्सेस टू जस्टिस, आम लोगों तक न्याय तभी पहुंच सकता है जब आम लोग कानून को खुद के तरीके से यूज कर सकें और उनके लिए कानून एक्सेसिबल हो। हमारे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कृष्णा अय्यर कहा करते थे कि कानून लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों को कानून तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ कि कैसे कानून लोगों के घर तक पहुंचे। और ये 0 FIR का कॉन्सेप्ट और EFIR का कॉन्सेप्ट, ये दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सबसे क्रांतिकारी कदम है। इन दोनों के आने के बाद ये संभव हो पाएगा कि कोई भी आम आदमी, कोई भी महिला, कोई भी मार्जिनलाइज जिसको कहते हैं, वो अगर जागरूक है तो अगर उसके साथ अपराध हो रहा है तो वो कहीं से भी, भारत के किसी भी कोने से वो FIR दर्ज कर सकता है। और FIR दर्ज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अब सबके हाथ में मोबाइल है, तो अपने मोबाइल से ही कोई शिकायत दर्ज कर सकता है और शिकायत दर्ज करते ही पूरा न्याय प्रणाली इफेक्टिव हो जाएगा, इफेक्टिवली वो चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। दूसरा, 0 FIR का मतलब हुआ कि अब आपको उसी थाने में जाके अपने सूचना को दर्ज नहीं कराना है अपराध के बारे में। आप भारत के किसी भी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं भी आप रह रहे हैं, अगर अपराध के बारे में आपको पता है, आपके साथ अपराध हुआ है, आपके परिजन के साथ अपराध हुआ है, तो आप आसानी से किसी पुलिस थाने में भी दर्ज करवा सकते हैं FIR, या फिर आप डिजिटल रूप से भी ये सुविधा उपलब्ध होगी, आप ऑनलाइन भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो ये जो कृष्णा अय्यर कहा करते थे, वो उस सपने को साकार करने वाली बात हुई। जी मृत्युंजय जी, नए कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िता का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट भी 7 दिन के भीतर देनी होगी। तो अब आपका क्या मानना है कि इस तरह के प्रावधानों से पीड़िता को त्वरित न्याय मिलने में आसानी होगी? जी जी जी, ये अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को एक महिला बेहतर समझ सकती है। जी। नेचुरली एक पुरुष के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अगर महिला के अपराध को तो वो अलग दिखेगा, लेकिन एक महिला के पर्सपेक्टिव से महिला के अपराध को देखेंगे तो वो अलग होगा। तो अगर एक महिला इस केस को हैंडल करती है, निरीक्षण करती है, और जो सिंपैथी और एम्पैथी की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो जिस डेलिकेसी के साथ, जिस संवेदना के साथ उस केस को हैंडल करेगी, वो एक पुरुष नहीं कर सकता। और कई बार पुरुष के सामने महिला खुल करके बात नहीं कर सकती, संकोच करती है, खास करके यौन अपराध के मामले में। तो ऐसे केसेस में ये क्रांतिकारी कदम साबित होगा। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य व अन्य अपराधों के खिलाफ जितनी कड़ी सजा का प्रावधान होगा, उससे अपराधियों में न्याय व्यवस्था का डर होगा और आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला समय भारत के लिए, भारत के न्याय प्रणाली के लिए एक स्वर्णिम युग होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जी श्रोताओं, नए आपराधिक कानूनों को पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी तौर पर कुशल ढांचे में ढाला गया है ताकि ये भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था को कमजोर करने वाली मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। ये हमारे आजाद भारत के अपने कानून हैं। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस चर्चा से आपको अवश्य ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। 3 नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व अधिकार होंगे सुनिश्चित विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इस परिचर्चा की परिकल्पना की थी आकाशवाणी शिमला में प्रादेशिक समाचार एकांश के सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर जी ने। अब मैं प्रभा शर्मा इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।